नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो यह आएगा नौवां भाव, नवम भाव। नवम भाव हमारे पिता के स्वभाव को दर्शाता है। नवम भाव से ही हम हमारे घर के बुजुर्ग लोग, उनका हम किस प्रकार से रेस्पेक्ट करते हैं। हम रूढ़िवादी हैं या हम एक अलग विचारधारा रखते हैं और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं भी हम नहीं मानते रूढ़ी, और समाज कहता है यार ये तो एकदम अभद्र है धर्म को लेकर, या नास्तिक है। इस प्रकार की विचारधारा नहीं आनी। वो कब आती है? जब राहु यहाँ खराब होकर बैठते हैं। लेकिन अगर राहु यहाँ बैठे पॉजिटिव होकर तो लोग ये मानते हैं, ये रूढ़ी को नहीं रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन ये एक जो नई विचारधारा है वो अच्छी विचारधारा है, उसकी समाज कदर करता है। तो दोनों में बहुत फर्क है कि जी मैं रूढ़िवादी तो नहीं हूं, लेकिन मैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करता हूं और समाज उसको एग्री करता है। घर के बुजुर्ग भी इवन उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये मॉडर्न है, लेकिन फिर भी ये इसकी जो बातें हैं बहुत अच्छी हमें समझ में आती हैं एकदम। मतलब हमारी बातों को इस एक बड़े अच्छे तर्क से डिनाई करवा देता है। और अगर मतलब खराब अवस्था में है तो घर के बुजुर्गों को वो नीचा दिखाने का प्रयास करता है, या उसकी जो बातें हैं वो सिर्फ दूसरों का अनादर करने के लिए होती हैं। ऐसा समाज उसके प्रति इमेज बना लेता है। तो अगर हम देखें तो यहां बैठकर वो तीनों अग्नि तत्व राशियों को प्रभावित करता है। तो ऐसे व्यक्ति में ना कहीं जो हर व्यक्ति में ये होता है, याद रखिएगा, हर व्यक्ति में। अब लेकिन ये जरूर है कि अगर जिसका जो लग्न है, या अगर मान लीजिए राशि भी होती है, उससे संबंधित जो वर्ण होता है, भाई क्षत्रिय वर्ण है, अगर ये कमजोर होता है तो व्यक्ति जिस चीज के लिए वो बना है, उसकी बुद्धि में जो मुख्य रूप से वर्ण है, अगर वो कमजोर है ना तो आदमी पूरी तरह क्षत्रिय गुण का फायदा नहीं उठा पाता। ये तो इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा खराब माना जाता है राहु। माने देखिए, आप यहां पर क्षत्रिय राशि से अपने लग्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी क्षत्रिय को ही रिप्रेजेंट करने में आपको थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, संकोच हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि तीनों मालिक स्वग्रही होकर अपना दंड लेके बैठे हों। कहते अब बोल। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, अगर राहु कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते भी हैं, अगर ये तीनों स्वग्रही हो जाए, लक्ष्मी त्रिकोण, चाहे वो जल तत्व अग्नि, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप ये बात मत भूलिए कि तीनों ही लक्ष्मी त्रिकोण, अगर अग्नि है तो तीनों अग्नि होंगे, जल है तो तीनों जल होंगे। तो आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबल तत्व पूरे जोशो खरोश से सोसाइटी के सामने रखा जाएगा। मेरी बात को आप आई थिंक समझ में, जैसे मंगल है, मंगल स्वयं अग्नि तत्व है, लेकिन उसकी जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व प्रधान मानी जाती है। तो जब वो वृश्चिक राशि में बैठकर अपने एजेंडे को पूरा करता है तो उसको जल तत्व बनना ही पड़ता है। एक ऐसी बिच्छू, एक ऐसी स्कॉर्पियो जिसके अंदर अग्नि जैसा कष्ट तो है, अग्नि तो है उसके अंदर, जब काटता है वो डंक मारता है तो पूरे शरीर में आग सी लग जाती है, बट वो रहता कहां है? जल तत्व के आसपास, दरार के आसपास, सीलन युक्त जगह के आसपास। जब राशियों का स्ट्रक्चर भी इसलिए बहुत जरूरी है। खाली ये सिंबल पढ़ लिया आपने हो गया, ऐसा नहीं है। राशियों का डिटेल स्ट्रक्चर जरूरी है। तो सिंह राशि जो सभी राशियों का एक प्रकार से राजा मानी जाती है, रॉयल राशि, तो इनके पिता का जो स्वभाव है वो एक शाही स्वभाव की तरह रॉयल रहना चाहते हैं, सूर्य के। और इनके संबंध भी
कॉन्टेक्स्ट बड़े अच्छे होते हैं। सूर्य अगर मजबूत अवस्था में, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट से जातक को बहुत फायदा होता है। अब लेकिन यहाँ राहु बैठ गया है और राहु सूर्य पे ग्रहण लगा देता है। सूर्य पूरी कुंडली का राजा है, बहुत बली है, लेकिन राहु उस फिजिकल प्लैनेट को अपने भ्रम से छिपा देता है और सबके प्रकाश को प्रभावित। अगर सूर्य कमजोर होता है तो हमारे जीवन में आत्मा का प्रकाश, पिता का सुख, इस प्रकार के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट का सपोर्ट नदारद हो जाता है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो काम नहीं बनते हमारे। इनफैक्ट अथॉरिटी से कोई भी इस प्रकार का हमारा सुसंवाद अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए सूर्य का बली होना बहुत ज़रूरी है। अब कई कुंडली में हमने ऐसा देखा है कि सूर्य तो कमज़ोर है, फिर भी उनके काम निकल जाते हैं, क्योंकि सूर्य को गुरु ने प्रभावित कर रखा और गुरु बहुत बली है। भाई राजा हो सकता है कोई छोटी उम्र का बालक है, लेकिन अगर उनके गुरु महान गुरु वशिष्ठ की तरह हो, विश्वामित्र की तरह हो, फिर कोई आंख उठाकर देख सकता है क्या? या चंद्रगुप्त मौर्य को भी चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला कौन था? चाणक्य। तो अगर चाणक्य जैसा गुरु है, फिर कौन आंख उठाकर देख सकता है? इसलिए गुरु या जुपिटर का सूर्य पर प्रभाव डालना सूर्य को दोबारा से बली कर देता है। मतलब साफ है कि वो व्यक्ति अपने अटेम्प्ट से सीधा अथॉरिटी का जो प्रेम या उसका जो संरक्षण हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन अपनी बुद्धि से ऐसा मतलब एक तो होता है भाई, अपने रूप का इस्तेमाल करके सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में गया, उसको सीधा उसको फर्स्ट क्लास की तरह ट्रीट किया। एक उसके पास रूप नहीं है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करके वो राजाओं को भी विवश कर देता है अपनी बात मनवाने के लिए। ये ताकत गुरु में है। कोई एप्लीकेशन, कोई इस प्रकार का ऐसा, उसको जानता है वो कहां पर चीज को अप्लाई करना है। पता लगा अथॉरिटी ने डिनाई कर दिया था आपका काम करने से, लेकिन आपने अपर अथॉरिटी में ऐसा लेटर लिखा, आपको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिला। तो ये गुरु का कमाल है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जंघा वाले पार्ट में कोई दोष दिखाई देता है। क्लियर हो गया? दर्द हो सकता है और कोई दिक्कत रह सकती है। अपर पार्ट में कोई ना कोई लेग जो पिट है उनमें खुजली रहना, इस प्रकार की समस्याएं दिखाई देती हैं। क्योंकि राहु को स्वयं कहीं ना कहीं शरीर में, उनको माना जाता है कि इनके शरीर में कोढ़ शरीर में रहता है, दाग हैं शरीर में, चोट के निशान हैं इनके शरीर में। तो वो नवम भाव आपकी थाई बोन, फीमर को रिप्रेजेंट, उस हिस्से में दिक्कत आ सकती है। और अगर सूर्य बहुत कमजोर है तो पिता की आयु भी कम होगी। यहां से दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5 अनावश्यक टेंशन। आपको लगेगा यार मैं भाग्यहीन हूं, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरे पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, अनावश्यक टेंशन। इस कारण आपकी पर्सनैलिटी भी कमजोर होती है, बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, काम में मन ना लगना, सोचते रहना। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 9। 9वीं दृष्टि से आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में रोड अटकाएंगे। जो आपने पढ़ाई सोची है वो मन मुताबिक नहीं मिलेगी, बहुत अटेम्प्ट के बाद वहां तक पहुंच पाएंगे। और आपकी संतान पक्ष को कमजोर कर सकते हैं। अब संतान पक्ष में जरूर ध्यान रखना है। देखिए, आपकी पढ़ाई तक तो चल गया, संतान पक्ष के लिए जरूरी है कि पति पत्नी दोनों की कुंडली देखी जाए। अब जैसे मान लीजिए ये जातक की कुंडली में ऐसा कुछ कॉम्बिनी, तो इसको बड़ा ज़्यादा पीड़ा होगी, कष्ट होगा। मंगल बहुत मजबूत है तो वो रिजल्ट इसके फेवर में आएगा। लेकिन पत्नी कुंडली देखी कि पत्नी कुंडली में पंचम भाव स्वग्रही बहुत मजबूत स्थिति में है, तो फिर ये अर्थ होता है कि पति दूर है, लेकिन पत्नी को ज़्यादा बिना किसी समस्या के संतान उत्पत्ति हो गई, लेकिन पति को बड़ी भारी संकटों का मानसिक क्लेश बहुत हो गया कि यार पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ, तो मेरी पत्नी की डिलीवरी और मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट किसने मिला है? दोनों की कुंडलियों ने दिया है हमें।
ये भी हो सकता है भी आपने किसी जातक की कुंडली देखी, पंचम भाव में इन प्लैनेट की दृष्टि भी और उसका स्वामी भी बहुत कमज़ोर अवस्था में, फिर आपने उनके वाइफ की कुंडली या मतलब दोनों में से किसी कुंडली, वहाँ पर ये उच्च का होकर बैठा है या स्वग्रही है, तो होगा क्या, संतान की जब कभी भी उत्पत्ति होगी या उसको ले जाने वाली बात होगी तो वहाँ पर हस्बैंड में, जो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हस्बैंड की अगर कुंडली में अगर ये कमज़ोर है और वाइफ की कुंडली में मजबूत है, तो हमने बहुत केसेस देखे, समस्या ज़्यादा नहीं होती है। मानसिक क्लेश बहुत होगा हस्बैंड को, हो सकता है कि भाई उसकी कुछ उस समय जॉब में समस्या चलने लग जाए, कुछ ऐसी दूर जाना पड़े उसको, बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर हो रहा होगा कि यार क्या हो गया हम इस कंडीशन में। तो जैसे मैंने बताया, मंगल अगर कमज़ोर अवस्था में और राहु यहाँ बैठा भी हुआ है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उसको, रिलेटेड टू हिज चाइल्ड बर्थ, बच्चों की उत्पत्ति में। और राहु की दृष्टि का फल बुरा है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि आप दोनों कुंडली में और मन मुताबिक पढ़ाई कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, फेम अचानक चढ़ता है अचानक बंद हो जाता है, अचानक राहु यहाँ बैठा है तो फेम ज़्यादा लंबा फ्रेंड सर्कल या फेम बनने भी नहीं देता है। अगेन मैं यही बात बताऊंगा, अगर कभी यहाँ पर दृष्टि भी पड़ती है तो अगेन आपको ये देखना है कि कुंडली में राजयोग कितने बन रहे हैं। ये बुरे प्लैनेट अपने एजेंडे में तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आपकी कोई मिनिस्ट्री, कोई अपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं आ रही है, और जैसे ऊपर से आए हाँ भाई कौन है, कि तुरंत तितर बितर हो जाते हैं। भाई राजा आ गया तो भाई क्या करेंगे, झुंड के झुंड भाग जाएंगे। आई थिंक आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। राहु और केतु का एक्सट्रीम बैड इफेक्ट तब देखने में आता है जब कुंडली में कोई राजयोग नहीं बन रहा है, कोई लक्ष्मी त्रिकोण स्वग्रही नहीं है, तब ये वायलेंट हो जाते हैं। अब हम अपने तांडव मचाएंगे, अब देखते हैं कौन हमें रोकने वाला है, कोई अथॉरिटी का आदमी नहीं है। इसीलिए विष्णु हाउसेज में, केंद्र हाउसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट या कह सकते हैं पूरी कुंडली के कैपिटल्स, इसके प्लैनेट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली इन हाउसेज में नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इन हाउसेज का मतलब होता है कैपिटल रीजन में कोई इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु थोड़ा अलर्ट हो गया है। मेष का स्वामी मंगल यहाँ बैठा है, अगेन थोड़ा सा और अभी, और इसका स्वामी सूर्य ग्रहण लगा देगा, उसके बावजूद भी तीनों लक्ष्मी त्रिकोण यहाँ बैठ जाए, राहु का एजेंडा फेल। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको कि किसी भी तरह से, हाँ लेकिन ये जरूर है, राहु का एजेंडा फेल, लेकिन सूर्य ने अपने आप को बलिदान किया है राहु को निस्तो नाबूद करने के लिए। जैसे कई बार कहते हैं सुसाइड बॉम्बर, जापान ने एक दफ़ा वो पॉलिसी ले ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि भाई हम अपने प्लेन को क्रैश करवाकर अपने देश को बचाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार का, यानी सूर्य को अपने आप को बलिदान करना पड़ा, पिता से संबंध, पिता को कष्ट, लेकिन सूर्य क्योंकि अपने घर में है तो सूर्य अंततोगत्वा इतने कष्ट होने के बावजूद भी 9th हाउस की डिग्निटी बनाए रखेंगे। किसी ने आरोप लगाया, प्रत्यारोप, लेकिन वो फिर आपके फेवर में ही निकलता रहेगा रिजल्ट। लेकिन यहां बैठकर तीनों लक्ष्मी त्रिकोणों ने राहु के एजेंडे को निस्तो नाबूद कर दिया। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, भृगु संहिता के सभी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी कुंडली को आप सामने रखें, उसका जो प्राइमरी रिव्यू है तुरंत आप डिकोड कर लेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि सूर्य से लेकर केतु तक की सभी प्लैनेट के अलग अलग लग्न और अलग अलग राशियों के वीडियो को आप देखें। ठीक है भी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, वो एक अलग बात है। आप अपनी अपनी वीडियो देख लीजिए, वो हमारे चैनल में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी सूर्य से लेकर केतु तक। उसके बाद फिर हम लाएंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच। फिर आपको ये देखना भी इस पर क्या इम्पैक्ट, क्या दृष्टि, क्या दो प्लैनेट मिलाकर करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।